नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि अग्रहरी आप सबका पूर्वांचल आईएएस एक सस्टेनेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म के फॉर्म में जो स्थापित किया गया उस पर प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पूर्वांचल आईएएस आपको एक निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है जहां पे साइंस एंड टेक और इसके साथ कुछ और भी करंट अफेयर्स की सीरीज़ हैं जो आपके साथ आ रही हैं, जो आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं होंगी हर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हुए एक चीज़ें और है जो मैं आपको बता दूं। पूर्वांचल आईएएस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के फॉर्म में भी आ रहा है और जहां पर बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइजेस पर जितने भी आप अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखते हैं सो उनसे काफ़ी कम रेट पर हम आपको ऑनलाइन कक्षाएं भी दे रहे हैं जो यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, एमपीपीएससी के लिए, आरएस के लिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके लिए आपको बहुत ही नॉमिनल फीस 10-15,000 रुपीज़ के आसपास। और साथ साथ इसमें हमारी कोशिश ये भी है कि हम आपको पूरा कंटेंट भी दें। ओके, यहाँ पूरा का पूरा जो मटेरियल्स आपको चाहिए, मटेरियल्स और टेस्ट पेपर वगैरह सब कुछ आपको साथ साथ दिया जाए ताकि आप घर बैठकर आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जो समय हमारे साथ आ रहा है उस समय में हम विद्यार्थी जो हैं वो चुप तो बैठ नहीं सकते, उन्हें तैयारी तो करनी है। एग्ज़ाम्स होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, तो अच्छा है कि अगर आपके पास समय मिलता है ओके और आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं तो आप पूर्वांचल आईएएस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा हमने आपको बार बार बोला है कि एक सस्टेनेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो बहुत इकोनॉमिकल प्राइस पर हम आपको जैसे फेस टू फेस कक्षा भी गोरखपुर में दे रहे हैं, उसी तरह ऑनलाइन कक्षा भी बहुत क्वालिटी टीचर्स के साथ। हम वही अध्यापक हैं जो काफ़ी अनुभवी हैं और आप हमारे वीडियोज़ के बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर पूरे कोर्सेज के फॉर्म में सुन सकते हैं। तो इसके बारे में हम आपको 15 दिन बाद बात करेंगे कि किस हिसाब से क्या प्लानिंग है और कब से हम ये चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं। सो आइए दोस्त, हम आगे बढ़ते हैं। ये टारगेट 2020 है के एग्ज़ाम्स के लिए है, जो पूरा हम लोगों ने यहाँ पूरी तैयारी कर रखी है। और यहाँ हम कैसे चलेंगे, किस हिसाब से चलेंगे, इस बारे में मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ। सो सबसे पहले आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, यह हम टारगेट 2020 को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, वहाँ हम फरवरी मंथ 2020 में से जुड़े हुए जितने भी इश्यूज़ रहे हैं विज्ञान तकनीकी से लेकर उनकी चर्चा कर रहे हैं। सो आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग हमसे अभी जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो जो हम आपको आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। जैसे कि आप जानते हैं, पहले हिंदी मीडियम और फिर उसके बाद उसी का एंटायर इंग्लिश मीडियम भी क्लासेस हम इसी पूर्वांचल आईएएस पर अपलोड कर देते हैं। तो आप हमारे साथ इस पूर्वांचल आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहें। साथ साथ आप चाहते हैं तो अपडेट्स के लिए आप रवि अग्रहरी के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं। फिलहाल फेसबुक और इंस्टाग्राम तो ये आजकल एक शो ऑफ भी बन गया है। फाइन, वो आप जहाँ भी आपके पास मेनी ऑप्शंस हैं, आप जिन चीज़ों को रिलायबल हैं, जहाँ पे आप रहते हैं ओके, आप उन्हीं को फॉलो करें। बट विद्यार्थियों के लिए कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन जगह के सोशल साइट्स वगैरह पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। ओके, आपका समय बहुत बहुमूल्य है। सो आइए दोस्त, हम बात करते हैं। मैं डॉक्टर रवि अग्रहरी एज अ ऑथर ऑफ मैकग्रा हिल पब्लिकेशन और जो इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट्स मैंने ओपन किया है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, डायरेक्टर ऑफ पूर्वांचल आईएएस, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर आप इनसे जुड़े कोई मटेरियल, नोट्स या कुछ भी बातें करना चाहते हैं तो ये नंबर्स दिए गए हैं, फिलहाल वीडियो के लास्ट में भी मैं बताऊंगा। तो इन नंबर्स, और अगर आप गोरखपुर और आसपास के एरिया में रहते हैं तो आप वहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। सो ये वो बुक है जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि स्टैटिक पार्ट का नॉलेज आपको इक्वली होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हद तक जो करंट अफेयर्स होते हैं वो स्टैटिक पार्ट्स के ही अपडेट्स होते हैं। तो जब तक आपको स्टैटिक पार्ट का नॉलेज नहीं होता है तब तक वही बात हो जाती है, अधजल गगरी छलकत जाए। हिंदी में एक कहावत है, आधी नॉलेज अपूर्ण नॉलेज। और यूपीएससी और जो भी एग्जाम्स हैं, अगर आप यूपीपीसीएस का भी परीक्षा देखिए तो काफ़ी स्टैंडर्ड पेपर ये बना रहे हैं। पिछले साल का यूपीएससी का पेपर के ही स्टैंडर्ड पे इन्होंने यूपीपीसीएस का भी पेपर बनाया हुआ है। ओके, तो अगर आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं, जहाँ की जिसकी कक्षाएं मैं आपको करा रहा हूँ गोरखपुर में, तो वहाँ मैं आपको बोलूँगा कि आप प्रॉपर यूपीएससी के लेवल की ही तैयारी करें। जितने भी लोग यूपीपीसीएस का मेंस लिख रहे हैं वो वही विद्यार्थी हैं जो जनरली यूपीएससी में क्लियर नहीं कर पाए हैं, लेकिन यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू फाइनल वो क्लियर कर रहे हैं। ओके, क्योंकि वही तैयारी जो यूपीएससी की थी अब पूरी तरह से आपको यूपीपीसीएस में करनी पड़ रही है। तो अलर्ट रहें, धीरे धीरे ये सारा पैटर्न आपके अन्य स्टेट पीसीएस के परीक्षाओं में भी लाया जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में देखें, वहाँ भी चौथा पेपर जो है वो एथिक्स को ही जोड़कर उन्होंने लाया हुआ है। सारा का सारा जो यूपीएससी पैटर्न है वो लोग भी फॉलो कर रहे हैं। तो आपको तैयारी तो सब एक साथ ही करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये पुस्तक है जो स्टैटिक पार्ट के लिए है, और जब भी ये बुक आती है उसके साथ उसका करंट अपडेट्स उसमें दिया रहता है। अभी आपके लिए 2020 के पेपर के लिए जब आप जा रहे हैं तो आपके पास ये पुस्तक उपलब्ध है, 3rd एडिशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों की।
ओके, सो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इस बुक को पाने के लिए तो आप जस्ट अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की हेल्प लीजिए। ओके, अगर वहाँ से आपको मिल सकती है तो आपको बिल्कुल आप वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मैसेज मेरे पास आते हैं, सर ये बुक मुझे नहीं मिल रही है। तो दोस्त, लॉकडाउन के पीरियड में तो ये दिक्कत आएगी, और मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं। और अगर ये सुविधा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और ये बुक सेम हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आगे आने वाली बुक जो होगी वो चौथी एडिशन का कवर है जो मैकग्रा हिल ने रिलीज़ कर दिया है। सो ये कवर है जो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। और आगे आप 2021 या 22 के लिए अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इस बुक को फॉलो करेंगे। ये वो स्टैटिक पार्ट है जिसका करंट अपडेट्स आपको साथ साथ करना है। वो चैप्टर्स के नाम मैं हमेशा हर वीडियोस के प्रारंभ में बोलता हूँ, तो यहाँ भी बोलूँगा। पहला जो है विज्ञान तकनीकी भारत में, दूसरा ऊर्जा, तीसरा अंतरिक्ष तकनीकी, चौथा संचार सूचना तकनीकी, पांचवा प्रतिरक्षा तकनीकी, छठवां बौद्धिक संपदा अधिकार और उससे जुड़े हुए मुद्दे, कण भौतिकी, कृत्रिम बुद्धि लब्धता, रोबोटिक्स, नैनो तकनीकी, जैव तकनीकी, स्वास्थ्य एवं बीमारियाँ और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और विविध। तो ये कुल मिला के 11 चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स को आपको पढ़ना होगा। इन्हीं का स्टैटिक और इन्हीं का करंट अपडेट्स, ये दोनों को मर्ज कर आपको अपनी तैयारी करनी होगी। फिर एक बार मैं बोलता हूँ, 2016 का पेपर पूरी तरह से समसामयिकी पे आधारित था, यानी वहाँ पर करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। लेकिन 17 से 19 का पेपर देखे तो वहाँ पर स्टैटिक पार्ट ज़्यादा था। काफ़ी लोगों को हवा भी नहीं लगा क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया। इसका सीधा मतलब है कि आपके स्टैटिक पार्ट की तैयारी अच्छी नहीं है। लेकिन आप चांस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके अटैम्प्ट का सवाल है, तो आप स्टैटिक और करंट अपडेट्स दोनों को इक्वल वेटेज देना है आपको, तो आप इक्वल वेटेज देंगे, आगे बढ़ेंगे। सो आइए दोस्त, इन्हीं चैप्टर्स के साथ हम लेकर इनके करंट अपडेट्स को करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो ये पहला चैप्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इसमें जो टॉपिक है वो नेशनल साइंस डे से जुड़ा हुआ है। ये फरवरी मंथ का करंट अपडेट्स है, तो वो डेट भी फरवरी का ही होगा। 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन रमन प्रभाव की खोज हुई थी। ओके, रमन प्रभाव की खोज हुई थी, और सीवी रमन साहब वही हैं जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज़ भी मिला है, ओके, भारतीय वैज्ञानिकों में। और जो पहला नेशनल साइंस डे जो मनाया गया था वो 1987 से हम मनाते आ रहे हैं, 28 फरवरी 1987। ओके, सो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस साल का जो थीम था वो था वीमेन इन साइंस। ठीक है, विज्ञान में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, उनका योगदान, उनका महत्व, ठीक है, उस बारे में इसका एक थीम रखा गया कि महिलाओं को भी विज्ञान तकनीकी में अच्छी तरह से प्रमोशन दिए जाए, और दिए जाते हैं दोस्त। बहुत सारी डीएसटी की फंडिंग होती है, बहुत सारे इवन फंडिंग्स आते हैं जो महिलाओं के लिए ही सिर्फ होते हैं। जब मैं आईआईटी में था, जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो मेरे साथ कई ऐसी लड़कियां थीं जो मेरे ग्रुप में थीं जो डीएसटी और बहुत सारी विमेंस स्कॉलरशिप पर थी। ओके, तो ये प्रमोशन चल रहा है। ठीक है, तो ये कोशिश है इसके पीछे कि महिलाओं को भी आर&डी में, रिसर्च एंड तकनीकी में आगे लाया जाए। ठीक है, काफ़ी हद तक रमन प्रभाव जो है, इन्होंने ही थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट दिया था, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और फिलहाल बताऊं तो ये फिजिक्स के वैज्ञानिक रहे हैं भारत में, और स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा फिनोमेना जो कैसे काम करता है, क्या होता है, और इन्होंने लाइट के इफेक्ट के बारे में भी बताया था कि जो प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो जो भी मॉलिक्यूल्स के साथ वो जिसके प्रभाव में होता है उसके हिसाब से डिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो विवर्तन करता है या डिफ्रैक्शन करता है। तो उसी बारे में इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे जिसको उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव भी किया था। और इस तरह की गणनाएं, जैसे स्कैटरिंग के बारे में इन्होंने बताया, ओके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, विवर्तन जिसको कहते हैं, तो उन्हीं से जुड़े मुद्दों के लिए रमन को आज भी दुनिया में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अंतरिक्ष तकनीकी से जुड़े हुए कितने करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बार बार बोला है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कई मंथ में लगातार आते हैं। तो जब कई मंथ में लगातार आते हैं और पीछे के मंथ में अगर मैंने उनको प्रॉपर डिस्क्राइब कर रखा है तो मैं आगे की वीडियोस में उनको शॉर्ट में करता हूं और बताता हूं ये टॉपिक हमने पीछे भी डिस्कशन किया हुआ है। तो इस वीडियो पे अगर आप सीधा जंप करते हैं तो फिलहाल वैसे आपको कोई फायदा नहीं है। आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो कम से कम 10 महीने का करंट अफेयर्स आपको करना चाहिए। तो वही 2020 के लिए मैं आपको जुलाई से लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहां तक हो गया। अब हम फरवरी पर आते हैं। ठीक है, तो ये फरवरी सीरीज ही चल रही है। तो पीछे की कई वीडियो, पीछे जितने भी वीडियोज में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो अभी आज और आज के आगे वाले टॉपिक्स में भी जुड़े हुए हैं। जैसे प्रोविजन वहां लाया गया, भेजा भी गया, नए अपडेट्स अभी हो रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह की चीजें आती हैं। फाइन, तो सोलर ऑर्बिटर मिशन के बारे में बात करते हैं। ये हाल ही में अभी लॉन्च हुआ है
और इसके पीछे जो कार्य किया है सोलर ऑर्बिटर मिशन में, वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने मिलकर काम किया है। ओके, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने मिलकर काम किया है SOM सोलर ऑर्बिटर मिशन। इसे केप कैनावरल से भेजा गया, जो कि अमेरिका का या नासा का कह लीजिए लॉन्चिंग स्टेशन है, और जिसकी मदद से भेजा गया उसका नाम है एटलस 5 रॉकेट। सो अमेरिका के ही लॉन्च व्हीकल की मदद से, प्रक्षेपण यान की मदद से इसे प्रक्षेपित किया गया है। इसकी पूरी की पूरी जो खोज है वो डेफिनेटली सूर्य मिशन है। तो सन और उसका जो हीलियोस्फेरिक फिजिक्स है, हीलियोस्फीयर किसे कहते हैं, देखिए एक बात समझिएगा। मान लीजिए ये सन है, मान लीजिए सूर्य है, ये ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ग्रह हैं। जहां तक सूर्य का प्रकाश होता है उसको बोलते हैं हीलियम का इफेक्ट, क्योंकि सूर्य क्या है, हीलियम है। ओके, अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन समझते हैं, नाभिकीय संलयन समझते हैं, तो आप जानते हैं कि नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन के आइसोटोप्स मिलते हैं और हीलियम का निर्माण होता है। तो सन की जो लाइट होती है वो हीलियम का इफेक्ट होता है। तो ये सन की लाइट्स यानी यहाँ तक, जहां तक सूर्य का प्रकाश है, यहाँ क्यूपियर बेल्ट तक की बात कर लेते हैं, यहां तक के रीजन को हम हीलियोस्फीयर कहते हैं। तो इस पूरे के पूरे हीलियोस्फीयर की स्टडी करने के लिए ये डेडिकेटेड है। तो सूर्य और उसके हीलियोस्फीरिक फिजिक्स का, यानी इस पूरे रीजन का भौतिकी की जानकारी के लिए, अध्ययन के लिए मिशन भेजा गया है। अगर देखा जाए तो ये इसके पीछे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इसके पीछे भी भेजे गए हैं, जिसके आधार पर इस मिशन की कुछ उपलब्धि होगी जो ये अचीव करेगा। फाइन, अगर हम बात करें इस मिशन के बारे में, तो ये पहला ऐसा मिशन है जो सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की पिक्चर भी देगा आपको। सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की पिक्चर, इमेजेस भी देगा, ठीक है, जो दूसरों से अलग। इसके पहले बहुत सारे, जैसे पार्कर सोलर प्रोब है ना, इस तरह बहुत सारे और भी सोलर मिशन हैं जो लोगों ने ट्राई किया। हेलियोस भेजा गया, ठीक है। तो पार्कर, हेलियोस, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सन की स्टडी के लिए भेजे गए हैं, ठीक है। तो ये भी सोलर ऑर्बिटर मिशन जो है सन की स्टडी के लिए भेजा गया। इसका जो टोटल लाइफ स्पैन है वो 7 ईयर्स का है, 7 साल तक काम करेगा। असल में एक बात और बताऊं, इसे जो हम भेजे हैं वो सूर्य से लगभग 26 मिलियन माइल्स की दूरी पर है। 26 मिलियन माइल्स की दूरी पर इसको स्थापित करने का प्लान था, ठीक है, इसके अंतर्गत। और एक चीज और बता दूं, क्योंकि सूर्य के रेडिएशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो इसे टाइटेनियम सिल्ट से कोटेड किया गया। और टाइटेनियम जो होता है एक ऐसा धातु होता है जो अधिक हीट में भी, है ना, प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस रखता है, वो मेल्ट नहीं होगा। और ये बताया भी गया यहाँ पर 970 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टाइटेनियम हीट सील्ड कोटेड कैल्शियम फॉस्फेट है जिसका यूज किया गया है। स्पेशली टाइटेनियम, मैं आपको बता दूं, टाइटेनियम के साथ अगर कोई चीज रखते हैं तो टाइटेनियम बहुत ही मजबूत धातु होती है। ओके, जो ब्लैक बॉक्सेस होते हैं ना, जो मैंने पीछे की वीडियो में बताया था, जो वायुयानों में, एरोप्लेन्स में यूज में लाए जाते हैं, वो भी टाइटेनियम सिल्टेड ही होते हैं। तो टाइटेनियम बहुत मजबूती देता है। तो उसी तरह की चीजें हैं जो यहाँ पर यूज की गई हैं। एक बात और बताऊं कि अब सन के जितने भी मिशन हैं, सोलर मिस्ट्रीज, जो सूर्य के रहस्य हैं, उनकी जानकारी तो लेंगे। जैसे मैं आपको फिर बताऊं, सौर पौने, सोलर विंड, हीलियोस्फेरिक में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी सन की वजह से जो चुंबकत्व का प्रभाव होता है, उसकी गणना करेंगे। साथ साथ जो सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल है, सौर ऊर्जा कण, ओके, और साथ साथ जो इंटरप्लैनेटरी डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ओके, बहुत सारे प्लैनेट्स के भी डिस्टर्बेंस। आप जानते हैं ना, बड़ी बड़ी हैवी बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। फिर से मैं बताता हूं, इस ब्रह्मांड में 4 नेचुरल फोर्सेस होते हैं। अब ये कह लीजिए भगवान ने बनाया, किसी ने बनाया, जिसके से पूरा ब्रह्मांड आज भी टिका हुआ है। आपको पता है वो फोर्सेस कौन से हैं? पहला जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। सो दूसरा जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वही गुरुत्वाकर्षण बल। तीसरा जिसको कहते हैं स्ट्रांग फोर्स, और चौथा इसे कहते हैं वीक फोर्स। ये 4 फोर्सेस ऐसे होते हैं जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं। ये नेचुरल फोर्सेस है, ये आपके द्वारा कुछ भी नहीं। और इन्हीं फोर्सेस के हिसाब से जब भी प्लैनेट्स वगैरह के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस बने रहते हैं, ठीक है। अब ये डिस्टर्बेंसेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये उनकी स्टडी भी करेगा। और साथ साथ जो सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, चुंबकत्व का प्रभाव, उसकी भी गणना करेगा, ठीक है। और एक बात और बताऊं, सूर्य से बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड्स और सोलर विंड्स वगैरह जो निकलते हैं, उनसे एक तरह का स्पेस वेदर का माहौल बनता है, यानी अंतरिक्ष में जो मौसम होते हैं उसका माहौल बनता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं किस तरह का माहौल बनाते हैं, आपको पीछे के वीडियोस में मैंने बनाया है कि जब बहुत बड़े बड़े सोलर फ्लेयर बनते हैं तो अर्थ के ऑर्बिट के अंदर चले आते हैं, और जब पृथ्वी की कक्षा के अंदर चले आते हैं तो जो उपग्रह वगैरह होते हैं पृथ्वी की कक्षा में लगे होते हैं, उनको इफेक्ट डालते हैं। और उस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं उनमें काफ़ी डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर,
ठीक है, चलिए। इसके साथ साथ जब हम किसी स्पेस स्टेशन वगैरह में एस्ट्रोनॉट्स को भेजते हैं या हम किसी तरह की जीपीएस सैटेलाइट्स की हेल्प लेते हैं तो किस तरह की क्या डिस्टर्बेंसेस वगैरह हैं, सब कुछ इस तरह के मिशंस में चेक किया था। मैंने अभी आपको बोला इसके पहले बहुत सारे मिशंस हैं, जैसे नासा का पार्कर मिशन भी भेजा गया है। इसके अलावा हिलियोस 1 हिलियोस 2 की भी बात होती है, हिलियोस 1 हिलियोस 2, इस तरह के जितने भी आपको मिशन मिलेंगे। और भारत का भी आप जानते हैं आदित्य, जिसकी चर्चा हम पीछे कई बार कर चुके हैं, फाइन, तो वो भी है। आगे बढ़ते हैं, हम GSAT-1 की बात करते हैं, जिसे हम जियो इमेजिंग सैटेलाइट्स कहते हैं। वैसे फिलहाल जियो इमेजिंग सैटेलाइट्स का प्लान था है मार्च में, ठीक है, तो मार्च के मंथ के करंट अफेयर्स में उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो है पूरी तरह से ये GSAT नहीं है, GISAT है, इसका हमेशा ध्यान रखेंगे, ये GISAT है। GISAT का मतलब होता है जियो इमेजिंग सैटेलाइट। आपको बताऊं तो एक तरह का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन स्पेसक्राफ्ट होगा। और ये अगर इसके बारे में और बताऊं तो ये जो हम नया एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको GISAT के नाम से जानते हैं, जियो इमेजिंग सैटेलाइट्स। ओके, ये तकरीबन जो है वो 36,000 किलोमीटर के आसपास इसको स्थापित करने का प्लान है, वही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, भूस्थैतिक कक्षा, ठीक है। और ये आपको पहले ही बताया है कि इसके अंदर पहला 2 प्लान्ड इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन स्पेसक्राफ्ट, तो उनमें से एक ये भेज, मतलब 2 अभी प्लान था, उसमें से पहला है जो जिसको GISAT-1 बोल रहा है। 1 इसीलिए बोला गया क्योंकि ये 2 में से पहला भेजा जा रहा है, ठीक है, मार्च में। और इसी का दूसरा आगे भविष्य में भेजने की बात हो रही है, इसलिए इसको GISAT-1 भेजा गया। तो 2 टारगेट में से पहला है ये, ठीक है। और एक बार बताऊं, ये फिक्स स्पॉट को चेक करेगा पृथ्वी के सरफेस भारत में, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसी जगह पर वो सामने आएगा। इस तरह के फीचर्स को हम कहते हैं भूतुल्यकालिक कक्षा, यानी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। यानी कहने का तात्पर्य है उस पर्टिकुलर समय में हमेशा वो उपग्रह उसी जगह पर सामने दिखेगा, इसको बोलते हैं भूतुल्यकालिक। ओके, एक डिफरेंस आता है जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी हमेशा लोकेशन स्पेसिफिक होता है, और क्लास में भी मैंने कई बार बताया है जियो सिंक्रोनस हमेशा टाइम स्पेसिफिक होता है। यानी अगर 4 बजे उपग्रह जिस जगह के सामने आता है तो 4 बजे उपग्रह उसी जगह के सामने आएगा, इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस, यानी कि भूतुल्यकालिक। ओके, चलो, ये कंसेप्ट क्लास में काफी डिटेल में मैं कराता हूं, क्योंकि जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में काफी हद तक जो विद्यार्थी होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। आइए, यहाँ पर काफी हाई रेजोल्यूशन कैमरा का प्रयोग किया जाएगा, ओके, और जिसके द्वारा हम ज्योग्राफिकल कंडीशंस को अपने रास्ते में देख पाएंगे, पूरी भौगोलिक स्थिति वगैरह हमें देखने को मिलेगी। इवन मैं आपको बताऊं तो इसरो ने बहुत सारे ऐसे मिशन हैं जो इस तरह के कार्य करने के लिए भेज चुके हैं, लेकिन आपको फिर बता रहा हूं कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में भारत का जवाब नहीं है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में तो अमेरिका जैसे कंट्री को भी भारत से हेल्प लेने की जरूरत पड़ी, और भारत के साथ देखिए अमेरिका का नासा मिलकर एक काम कर रहा है जिसका नाम है निसार मिशन, शायद आपने सुना होगा। निसार काफी पॉपुलर है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, और ये जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 2022 के आसपास भारत और अमेरिका यानी इसरो और नासा, इसलिए नाम क्या लिखा है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, जिसके लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है भारत का दुनिया के लेवल पर कि भारत दुनिया में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में काफी अग्रणी राष्ट्र है, ठीक है। तो वही बता रहे हैं जिस तरह के ये कार्य कर रहा है, इस तरह की सिमिलर काम करने के लिए, मतलब एग्जैक्टली नॉट उस तरह के, लेकिन उससे मिलते जुलते काम बहुत सारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स वगैरह की मदद से भी लिए गए हैं। उसी की लिस्ट भी दिखी हुई है, जैसे देखिए कार्टोसैट 1 and 2, रिसोरसैट 1 and 2, ओशनसैट 1 and 2, रीसैट 1, मेगाट्रॉपिक फिलहाल जियो स्टेशनरी में आता है। ये कार्टोसैट, ओशनसैट, रिसोरसैट ये रिमोट सेंसिंग में आते हैं। ओके, सरल, स्कैटसैट, इनसेट सीरीज देखिए, इनसेट जीसैट सीरीज एंड बहुत सारे अदर सैटेलाइट्स हैं। ये सब काफी हद तक इस तरह के यूनिक एप्लीकेशन जो है स्पेस बेस्ड इमेजिंग वगैरह को लेने का काम करते हैं, स्पेस से, अंतरिक्ष से पिक्चर का और इमेजेस पृथ्वी की लेने की कोशिश करते हैं। आदित्य L1 मिशन, जिसकी चर्चा मैं आपसे कई बार कर चुका हूं, यह टॉपिक बोल्ड होना चाहिए था, यहां पर छूट गया है, रेड कलर का होना चाहिए। जितने भी टॉपिक रेड कलर के आप समझ रहे हैं नए टॉपिक हैं जो बोल्ड किए गए हैं, ठीक है। सो आदित्य L1 मिशन के बारे में मैं बताऊं तो कह रहे हैं, अभी जो न्यूज आई है कि नेक्स्ट ईयर जो है शुरुआत में ही इसको भेजने का ड्रीम है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का मतलब होता है 2021 के प्रारंभ में ही आदित्य L1 मिशन को भेजने का प्लान है। और L1 इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको L1 पॉइंट पर रखना है, ओके। और एल की जानकारी जो है एक मैथमेटिशियन है जिसका नाम है लैग्रेंज, उन्होंने दी थी। लैग्रेंज एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने ही इसके बारे में बताया था कि
एक ऐसी जगह भी होती है दो बड़े बड़े सेलेस्टिकल बॉडीज के बीच में, बड़े बड़े खगोली पिंडों के बीच में, जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव, कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रभाव, इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं वो नगण्य हो जाते हैं। और वहां पर हम उपग्रहों को रख कर अगर वहां से हम जानकारी लेना चाहते हैं किसी उपग्रह की, है ना, किसी ग्रह की या किसी सूर्य की या किसी तारा की, तो वहां से लेना बहुत आसान होता है। तो उसी L1 पॉइंट्स के बारे में एक मैथमेटिशियन ने बताया। आपको एक बात बताऊं, ब्रह्मांड के बारे में इतनी सारी जो जानकारी आपको मिली है वो सब गणित की गणना से ही मिली है। मैथमेटिकल इक्वेशंस, मैथमेटिकल डेरिवेशन। आप सोचिए 1915 में, जरा सोचिएगा 1915 में क्या ऐसी तकनीकियां थी कि आप ग्रेविटेशनल वेव ढूंढ सकते थे? नहीं। लेकिन आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत का जब कॉन्सेप्ट दिया, तभी बता दिया क्या कि ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं, गुरुत्वाकर्षण तरंगें होती हैं। और आप मानो उसको प्रूफ करने में 100 साल लगा दिए। 2015 में जाके ये पब्लिश हुआ कि हाँ, हमने पहला गुरुत्वाकर्षण तरंग पाया है, जिसकी जानकारी 100 साल पहले दी गई थी। सोचिए, ये मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स के फॉर्मुलेशंस थे, मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस थे, मैथमेटिक्स के क्या होते हैं, जो मॉडलिंग्स होती हैं, उसके आधार पर इसकी गणना की गई, जो फैक्टर्स होते हैं। फिलहाल हम उस पर बात नहीं करते हैं। तो यानी 100 साल पहले, 50 साल पहले, 70 साल पहले इस तरह के इंस्ट्रूमेंट डिवाइस नहीं थे। फिर भी क्या कमाल के वैज्ञानिक हुआ करते थे जो फिजिक्स और मैथ्स के आधार पर, सोचिए, गॉड पार्टिकल सत्येंद्र नाथ बोस 1910-12 के आसपास ही बता दिए। बहुत बड़ी बात है दोस्त। ओके, न्यूट्रिनो की खोज कैसे क्या होती है 1928-27 के आसपास ही आ गया। बहुत बड़ी सोच वॉल्फ्रैंक पाउली ने कर दिया था। तो ये सब कहीं ना कहीं ये सारे साइंटिस्ट फिजिक्स मैथमेटिक्स के सहारे से होकर इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम लोग आदित्य के बारे में पीछे बात कर चुके हैं। और लैग्रेंज पॉइंट, जो लैग्रेंज नामक एक मैथमेटिशियन ने बताया था, उसमें 5 होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। उसी L1, L2, L3, L4, L5 में L1 पॉइंट पर हम आदित्य मिशन को रखने वाले हैं, जो सूर्य का मिशन है। ओके, जो भारत द्वारा भेजा जाने वाला पहला सूर्य का मिशन होगा, जिसे पहले 2016 का टारगेट था, करते 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 डिले होता चला गया और अब 2021 की शुरुआत में ये न्यूज आया है, इसरो की साइट से रिलीज हुआ है। इसलिए फिर ये न्यूज मेरा ध्यान दीजिएगा, ये नया क्वेश्चन है, किस साल आएगा हमको पता नहीं है, लेकिन आएगा, क्योंकि ये भविष्य है भारत का। निसार प्रोजेक्ट भविष्य है भारत का, इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां इसको जो हम भेजने की बात है, इसको हम PSLV की मदद से भेजेंगे। और PSLV के भी कई वेरिएंट होते हैं, PSLV G, PSLV CA, PSLV XL। तो ये PSLV XL वेरिएंट की मदद से जाएगा। जैसे GSLV के कई वेरिएंट होते हैं, GSLV MK1, MK2, MK3, वैसे ही PSLV के भी कई वेरिएंट होते हैं, कई तरह के PSLV G, PSLV CA, PSLV XL। तो ये पहले ही प्लान हो गया, ये PSLV XL वेरिएंट की मदद से भेजा जाएगा। ठीक है, ये स्टैटिक पार्ट के पार्ट है। ओके, स्टैटिक पार्ट में आते हैं। कुल कितने पेलोड्स यानी इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस ये कैरी करेगा, जिससे पूरी गणनाएं करेगा, तो उसके कुल पेलोड्स की संख्या होगी 7। अब उन पेलोड्स के ऊपर नहीं जाना है, कौन कौन से पेलोड इसके अंदर लगाए जाएंगे। फिर वही बात हो गई, क्या अध्ययन करेगा, तो अध्ययन वही करेगा, सूर्य की मिस्ट्रीज वगैरह। देखिए, जैसे जैसे मैंने बोलाया हुआ है, 5 पॉइंट होते हैं, L1, L2, L3, L4। हम जहां रख रहे हैं L1 पॉइंट पे रख रहे हैं। और L1 पॉइंट्स पे क्या होता है, L1 पॉइंट्स पे जिस ऑर्बिट में रखते हैं उसको कहते हैं हेलो ऑर्बिट। इसके बारे में हम लोग काफी पहले बात कर चुके हैं। सोलर कोरोना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, है ना, इस तरह के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। सोलर विंड्स वगैरह जो आते हैं, पीछे के वीडियोस में 2 बार हम लोगों ने आदित्य पर चर्चा की है, तो सेम रिपीटेशन नहीं करूंगा। आर्टेमिस प्रोग्राम भी सुन लीजिए, पीछे 2 मंथ में लगातार, नवंबर, दिसंबर और इधर जनवरी में, है ना, सॉरी दिसंबर जनवरी में भी आर्टेमिस पर चर्चा हुई है। आर्टेमिस प्रोग्राम फिर रिपीट हो रहा है। आर्टेमिस प्रोग्राम में है क्या, मैंने आपको बताया था कि 2024 में नासा की प्लानिंग है कि मून पर पहली लेडी को उतारना, याद आ रहा है, और मैन को भी उतारना। मैन तो इसके पहले भी जा चुके हैं, आदमी, औरत को पहली बार उतारने का प्लान है। ठीक है, आर्टेमिस मिशन में। और आर्टेमिस मिशन ने कहा कि जो एस्ट्रोनॉट जाना चाहते हैं, ठीक है, वो अपना नहीं होता, अप्लाई करें, यानी एप्लीकेशंस फॉर्म दें। तो वही एक न्यूज़ था कि 2 मार्च से 31 मार्च के बीच में एस्ट्रोनॉट्स जो आर्टेमिस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, ओके, वो क्या करेंगे, नासा को अपना एक एप्लीकेशंस देंगे। ओके, लेकिन उसके लिए शर्तें हैं। उसके लिए शर्तें क्या शर्तें हैं कि एटलीस्ट 1000 घंटे उन्होंने पायलट के रूप में काम किया हो, है ना, इन जेट एयरक्राफ्ट, एंड हैव 2 years ऑफ रिलेटेड एक्सपीरियंस, और उससे जुड़े हुए एक्सपीरियंस, मतलब
फिलहाल ये क्वेश्चन आपके पेपर का नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये नासा का एक लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट फिजिकल टेस्ट है, ओके, जो यहाँ पर आपको मैंडेटरी है और उसको पास करना होगा। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो नासा ने किया था। फिलहाल आर्टेमिस मिशन है क्या, इसके बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। आर्टेमिस का पूरा नाम है एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ओके, ऑफ मून्स इंटरेक्शन विथ सन। असल में क्या होता है कि जब हम मून पर उपग्रह भेजेंगे, ठीक है, तो मून पर सूर्य का इफेक्ट आता है। इस बारे में मैंने पीछे के वीडियो में बताया था आर्टेमिस मिशन में। मैंने कहा था कि जो हमारा चंद्रयान 1 मिशन था उसका मिनिमम 2 साल का लाइफ स्पैन था, लेकिन उसने चंद्रयान 1 ने सिर्फ 312 दिन ही काम किया, क्योंकि उसमें स्टार सेंसर्स लगे थे और उस स्टार सेंसर से पृथ्वी पर सिग्नल आता था। सूर्य की गर्मी से क्या हुआ, उसका स्टार सेंसर पिघल गया, जिससे सिग्नल आना बंद हो गया। और इसरो ने 312 दिन के बाद ही बोला कि अब ये प्रोजेक्ट बंद हो रहा है, फेल नहीं हो रहा, बंद हो रहा है, क्योंकि 312 दिन में इसलिए अच्छे खासे काम किए। और इसरो ने बोला कि 95% चंद्रयान 1 ने अपने कार्य को अचीव कर लिया। और उसके साथ ही चंद्रयान 1 भारत दुनिया में 5वां कंट्री हो गया जिसने मून पर मिशन भेजा। किसके बाद? यूएस, रशिया, जापान, यूरोपियन यूनियन के बाद भारत 5वां बन गया। चाइना नहीं है, भारत 5वां है, चाइना के पहले भारत है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था। तो वही बात कह रहे हैं कि मून पर सूर्य का क्या इंटरवेंशन है, ओके, उसकी जानकारी आर्टेमिस मिशन के थ्रू मिलेगी, ठीक है। तो ये नासा का नेक्स्ट मिशन है जो भी प्लानिंग चल रही है, ठीक है। देखते हैं इसमें किस तरह के मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। तो देखते हैं क्या होता है, ओके। और आर्टेमिस वैसे ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो एंड गॉडेस ऑफ द मून है ना। ग्रीन मैथोलॉजी में इस तरह के आर्टेमिस शब्द है ना, मून गॉडेस या मून है ना के लिए लिया जाता है। तो वही यहां लिखा भी है कि आर्टेमिस वाज द ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो एंड गॉडेस ऑफ द मून इन ग्रीक माइथोलॉजी। तो आर्टेमिस शब्द यहीं से लिया गया है। अपोलो की जुड़वा बहनें जिनके लिए आर्टेमिस बोला जाता है, और मून जो गॉडेस है उसके लिए भी एक टर्म आता है आर्टेमिस। मून गॉडेस के लिए चाइना में भी एक नाम आता है, जिसके लिए भी एक मिशन जा रहा है। उसके लिए मैं कोशिश करता हूं कि आप जाएगा नहीं, जा चुका है, और उसमें चाइना की एक प्लानिंग भी है। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि फॉर साइड की तैयारी है, यानी फ्रंट साइड नहीं, बैक साइड जाना, जिसको हम कहते हैं फार साइड, ओके। तो आप मुझे बताइएगा। और इतना ही नहीं, वहां पे एक रोवर भी चलाने का है जो सतह पर चलेगा। तो मुझे उस मिशन का नाम बताइए जो चाइना की प्लानिंग है मून के बैक साइड में जाने की, जिसको हम कहते हैं फार साइड में। और ये भी इसके बारे में बताइए कि हमेशा हम मून का एक ही फेस क्यों देखते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा उसका नाम, जिस टर्म की वजह से हमेशा हम मून का एक ही फेस पृथ्वी से देख पाते हैं, ठीक है। तो ये भी टॉपिक बहुत प्यारा है, फिलहाल ज्योग्राफी में भी आता है, ठीक है। सो नासा ये पहला मिशन है जहां पे विमेन जाने की बात हो रही है, ठीक है। और 2024 में इसे सक्सेसफुल बनाना है। देखते हैं कैसे सक्सेसफुल होता है, क्या होता है। आर्टेमिस के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं कि हमारे बजट में क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर, ओके, कुछ फंड रिलीज किया गया है। तो फिर बात होती है क्वांटम कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वांटम तकनीकी में क्या क्या चीजें आती हैं जिसके लिए भारत में फंडिंग रिलीज है। असल में दोस्त क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम सैटेलाइट्स, इस तरह की चीजें हाल ही में क्या, फिलहाल 1.5-2 साल हो गए, चाइना ने एक सैटेलाइट्स क्वांटम सैटेलाइट्स के नाम से लॉन्च किया था और कहा कि ऐसा सैटेलाइट इसको हैक नहीं किया जा सकता। तो क्वांटम जो सैटेलाइट्स होते हैं, मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं, ये काफी हद तक सेफ और सिक्योर होते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में जो हम टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करेंगे उसके लिए भारत सरकार प्रमोट कर रही है। तो देखते हैं क्या करंट अफेयर्स के न्यूज आए हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने यूनियन बजट 2020-21 जो प्रेजेंट किया है उसमें तकरीबन लगभग 8,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल खर्च करने की बात की गई है एज राष्ट्रीय मिशन जो क्वांटम तकनीकी और उसके उपयोग को लेकर कार्य करेगा। सो 8,000 करोड़ का बजट हुआ है। तो फिर बैकग्राउंड में आपको जाना होगा क्वांटम तकनीकियों में क्या क्या आते हैं। तो क्वांटम तकनीकियों में बहुत चीज आते हैं। क्वांटा वैसे भी लाइट के यूनिट बोलते हैं, जो प्रकाश की इकाई होती है उसके लिए क्वांटा, इस तरह के वर्ड लिए जाते हैं। इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, क्वांटम इंटरनेट, क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है। क्वांटम कंप्यूटर के आने से ऐसा कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी काफी बेहतर हो जाएगी, यानी साइबर सुरक्षा की बात होगी। क्योंकि अभी मैंने आपको बोला
एक हिंट अभी दिया था कि चाइना ने जो क्वांटम सैटेलाइट वगैरह बनाया उसमें बोला है कि भैया हमारा सैटेलाइट अब हैक कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हैकर्स हैं। एक कंट्री दूसरे कंट्री में, जानते हो 6वां डोमेन ऑफ वार हम लोग साइबर को ही बोलते हैं। 4 तो आप जानते हैं, 5वां स्पेस है और 6ठा जो है वो साइबर वॉर है, ठीक है। तो ये साइबर वॉरफेयर जो है ये 6ठा वार ऑफ डोमेन के नाम से जाना जाता है। क्वांटम कंप्यूटर जो पिछले कई सालों में बहुत पॉपुलर हुआ है दोस्त, जनरली जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं वो कंप्यूटर क्या होता है, वो बाइनरी सिस्टम पर आधारित होता है, 0 और 1 की कोडिंग के साथ चलता है। लेकिन यहां पर हम लोग जो कंप्यूटर डेवलप करने की बात करें या जो बना है उसकी जो यूनिट होती है वो क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स कहलाती है। तो क्वांटम कंप्यूटर में जो डेटा संप्रेषण होता है वो क्यूबिट्स के थ्रू होता है। ओके, ये पूरी तरह से रिप्रेजेंट सिमिलर है काफी हद तक 0-1 से, लेकिन उसमें डिफरेंस है। जानते क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटर जो 1 क्यूबिट इफेक्ट डालता है स्टेटस में, है ना, ऑल अदर क्यूबिट्स इन द सिस्टम दे कैन वर्क टू, कहने का मतलब है जैसे यहां पर क्या होता है कि बाइनरी कंप्यूटर सिस्टम में जहां पर बिट्स वगैरह यूनिट होता है जो या तो 0 या तो 1 रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में जो क्यूबिट्स होते हैं वो एक साथ कई क्यूबिट्स को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन बाइनरी सिस्टम में दोनों अल्फाबेट्स को अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से यूज करना होगा। यानी कहने का मतलब है दोस्त कि क्यूबिट्स में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पर कई गणनाएं एक साथ चलती हैं, तो उसको हैक कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। यही कहने का तात्पर्य है यहां पर कि जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं, जो 1 क्यूबिट इफेक्ट होता है वो दूसरे क्यूबिट को एक साथ ही प्रभाव डालता है। ओके, और दोनों के दोनों क्यूबिट्स एक साथ ही चलते हैं। जबकि वहीं बिट्स वाले केस में क्या होता है, ये दोनों के दोनों जो बिट्स होते हैं ये इंडिपेंडेंटली चलते हैं, अलग अलग चलते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है गणना वगैरह में, तो इनको चेक कर पाना आसान नहीं होता है और क्वांटम कंप्यूटर काफी हद तक सेफ होते हैं। ओके, आगे बात करते हैं चैटबॉट अस्क दिशा के नाम से। देखिए चैटबॉट अस्क दिशा जो है ये रेलवे प्लेटफॉर्म लेकर आया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको आप IRCTC जानते हैं, जिससे आप टिकट वगैरह बुकिंग भी कराते हैं, एक वॉइस एनेबल्ड अस्क दिशा चैटबॉट लॉन्च किया है जनरली कस्टमर्स को हिंदी लैंग्वेजेस में कन्वर्सेशन के लिए। तो आप हिंदी माध्यम में, है ना, वॉइस वगैरह के थ्रू आप कोई भी टेक्सटिंग वगैरह के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। ये एक तरह का कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ना, बुद्धि लब्धता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। अब देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पेन लिया, डेल का पेन था फिलहाल, उसके लिए क्या था, मैं डेल की साइट पर गया। जैसे मैं डेल की साइट पर गया, खट से पॉपअप करके एक चैटबॉट निकला है, उसमें लिखा है हाउ आई कैन हेल्प यू। तो मैंने कहा भैया आई वांट टू बाय वन ऑफ द पेन, ओके, डिजिटल पेन और ये वगैरह वो। तो पूछा गिव मी द नेम एंड ऑल, मैंने नाम वगैरह बोला। फिर उसने बोला वेयर यू स्टे, ठीक है, मैं यहां रहता हूं, इसलिए उसने पूछा कि भैया आपकी जगह से जो नियर बाई होगा ना वो ये जगह है, यहां पर जाके आप ले लीजिए, इट इज अवेलेबल और नॉट, और प्राइस वगैरह सब कुछ। तो ये एक चैट बोर्ड था जिससे मैं सारी जानकारी ले रहा था। तो ये रेलवे का अपना है चैट बोर्ड्स। अब आप समझ गए IRCTC। भैया समय के साथ ये सारे के सारे वेबसाइट्स वगैरह आपको और बेटर तरीके दे रहे हैं ना, और आसान, तो आप बोल कर इनसे आप सारे डेटा वगैरह ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका अस्क दिशा चैटबॉट, जिसने कौन लेकर आया इसे, IRCTC। वॉइस एनेबल्ड है पूरी तरह से, इसको याद रखिएगा। बहुत सारी की सर्विसेज आपको देते हैं, रेलवे पैसेंजर्स वगैरह को, है ना, बाकी और स्कीम्स वगैरह के बारे में भी बताते हैं। यानी ये कह लीजिए आपको, अब यहाँ पे कुछ सर्विसेज हैं जिनके नाम लेके मैं आपको पढ़ ही देता हूँ, ठीक है, आप लोग खुद समझ में आ जाएगा। ओके, पैसेंजर्स को रिजर्वेशन है ना टिकट्स में, उसमें हेल्प करेगा, उसके कैंसिलेशन में हेल्प करेगा, डिफरेंट इंक्वायरी रिफंड स्टेटस के बारे में बताएगा, कितना भाड़ा है, PNR सर्च करेगा, ट्रेन रनिंग स्टेटस बताएगा, इंक्वायरी अबाउट रिटायरिंग रूम बताएगा, टूरिज्म प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा। तो अब देखिए यहाँ पर सारे के सारे वॉइस एनेबल जो है आपको सर्विसेज मिल रहे हैं। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। स्टेशन वाईफाई प्रोग्राम, आप मुझे बताइएगा जो भारत में स्टेशन वाईफाई प्रोग्राम था वो किस नाम से था, लॉन्च किया गया था। आप देखिए, आप जब भी स्टेशन पर जाइए आपको मिलेगा रेल टेल के नाम से लिखा होगा, कहीं रेल टेल, और लिखा होगा आप यहाँ वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं इस जोन के अंतर्गत। पता है वो वाईफाई सर्विसेज इंडिया में जो हुआ है IRCTC और गूगल दोनों साथ लेकर आए हैं। ओके, IRCTC और गूगल दोनों साथ लेकर आए हैं, और हाल ही में न्यूज़ में ये आया है कि यार उसको लगाने में, उसको मैनेज करने में काफ़ी खर्चा होता है,
और आजकल रिलायंस और ये बाकी सब ये जो जियो और अदर ऑप्शंस आ गए, ये आपको सस्ता इंटरनेट सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको रेलवे पर इंटरनेट की जरूरत क्या है? तो वही एक प्रोजेक्ट था जो शुरुआत में 400 स्टेशन के लिए लाया गया। इवन मैंने इसको अपनी बुक में मेंशन भी किया है, और आगे चलकर वो क्या है, उसको पूरे इंडिया में हर स्टेशन पर फैलाया गया। तो वही न्यूज आ रही है कि इसको बंद कर देते हैं। ओके, गूगल हैज डिसाइडेड, यहां पे देखिए लिखा हुआ है, गूगल हैज डिसाइडेड टू ग्रेजुअली विंड डाउन द सर्विस ग्लोबली। पूरी दुनिया में इस तरह की सर्विसेज जो स्टेशन पर देने की बात है, जो गूगल दे रहा है, भारत में IRCTC के साथ मिलकर गूगल ये काम कर रहा है, रेल टेल के नाम से। अब आप समझ गए हैं, उसको बंद कर दिया जाए। और रीजन आप खुद समझ रहे हैं। अभी देखिए फिर नया भी आया है कि जियो आपको और ज्यादा डेटा दे रहा है उसी रेट पर, 184 और कितने रुपए। अब देख लीजिए क्या क्या है वो सब, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, आप स्टेशन पे जाएंगे, स्टेशन का वाईफाई क्या यूज करेंगे? जब आपको खुद ही इतना ज्यादा एक्सेस आपके अपने मोबाइल पे दे रहा है, तो वाईफाई भी तो इंटरनेट के लिए यूज कर रहे थे, आज उससे सस्ता मोबाइल पे मिल रहा है। तो क्यों वो गूगल अपनी कंपनी लेकर IRCTC के साथ मिलकर भारत में चीजें करे, जिसका मैनेजमेंट करना काफी महंगा है? क्लियर? मेरे ख्याल से समझ गए हैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। और ये प्रोग्राम जो भारत में है, असल में शुरू हुआ था 2015 में, जिसका मैं बात कर रहा हूं। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या? चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही बता देता हूं। ये प्रोजेक्ट नीलगिरी के नाम से शुरुआत हुई थी भारत में। आप बुक पढ़े होंगे तो आपको मिल गया होगा, जो लोग मेरी बुक को फॉलो कर रहे हैं। फिर आगे अगर ये प्रोग्राम धीरे धीरे बंद हो जाता है, तो आगे इस प्रोग्राम को मैं हटा दूंगा, ठीक है, कि ये प्रोजेक्ट जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। तो ऐसा कह रहे हैं कि रेलवे स्टेशन वगैरह में इसको, ठीक है, धीरे धीरे हटा देंगे, ठीक है। और 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए मैंने लिखा भी है, गूगल इंडियन रेलवे में है ना, और रेलटेल है ना, ब्रिंग फास्ट फ्री पब्लिक वाईफाई ओवर 400 बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन बाय मिड 2020, जो उनका टारगेट। और देखो ये मिशन पूरा सक्सेस था। बाद में इसको और भी कह रहे थे कि पूरे इंडिया में फैलाएंगे, ठीक है। और काफी स्टेशनों पर आपको इस तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, रेस 2020। रेस 2020 क्या है? भारत में AI को लेकर, भारत में AI को लेकर, यानी कृत्रिम बुद्धि लब्धता है ना, को लेकर पहला अगर मैं बताऊं तो यह समिट है जो आयोजित हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट को लेकर, जानकारियों को लेकर, है ना, इस तरह का इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है जो ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, जिसमें बहुत सारे एकेडमिक लोग, एकेडमेशिया और इंडस्ट्रीज है ना, आपस में आए हैं, कोऑर्डिनेशन हुआ है, और उन सबों के साथ मिलकर रेस 2020 समिट ऑर्गेनाइज हुआ है। तो ये एक न्यूज है, भारत में पहली बार। कहां हुआ है? तो ये जो हुआ है ना, ये न्यू दिल्ली में कह रहे हैं कि ये अप्रैल में ऑर्गेनाइज होगा। तो आगे बात करेंगे जब हम अप्रैल के मंथ में आएंगे करंट अफेयर्स में, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो न्यूज है फरवरी में, वो यही था। तो इस बारे में मैंने बता दिया, भारत में पहला AI समिट। अच्छा, डिफेंस से जुड़ा एक करंट अफेयर्स है, ICGS वराड को, जिसको कमीशन किया गया है। ICGS वराड को कमीशन किया गया है। कहां कमीशन किया गया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको बनाया किसने है? ओके, इसको बनाया है लार्सन एंड टर्बो ने, ठीक है। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट काम वगैरह था 2015 में ही दिया गया था। इसको जो डिप्लॉय किया गया है वो उड़ीसा के पारादीप जो द्वीप वगैरह में, उस एरिया में किया गया है। और ये भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ कोस्ट गार्ड कमांड है, उसको पूरा कंट्रोल करने वाला है, ठीक है। सो पर्पस क्या है? जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उस एरिया में भारत में, उसका पूरा सर्विलेंस करेगा, उसकी पूरी निगरानी रखेगा, ठीक है। तो ये है ICGS वराड, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ICGS में याद रखिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड्स, है ना, ICGS वराड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल फिजिक्स में एक क्वेश्चन है, फिलहाल ये एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है 2020 CD3 अ मिनी मून। असल में क्या है, कुछ उपग्रहों की मदद से यह पता चला एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, ऐसे ही जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। और यह कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिनों तक ये उसके चारों तरफ घूमेगा और उसके बाद वो उस जगह से दूर चला जाएगा। तो इसीलिए उसको 2020 CD3 नाम दिया गया। अब मिनी मून, एक छोटा मून, एग्जैक्टली मून की तरह के फीचर वाला, पृथ्वी के चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। लेकिन घबराइए नहीं, पृथ्वी की सतह से नहीं टकराएगा, है ना। और ये एक तरह से एक सेकंड मून बोल लीजिए, प्लैनेट का दूसरा मून, जिसको मिनी मून का नाम दिया गया, ठीक है। तो इसको 2020, देखिए नाम भी है, एस्ट्रोनॉमर्स हैव ऑब्जर्व अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अर्थ विच दे हैव डब्ड द 2020 CD3 मिनी मून और अ प्लैनेट सेकंड मून। तो इसको मिनी मून बोलिए या हमारे प्लैनेट्स का सेकंड मून बोलिए, यही कंसेप्ट है। तो फिर मैं बता रहा हूं, ये टेम्परली कैप्चर ऑब्जेक्ट है, इसकी साइज बहुत छोटी है, ठीक है। लिखा भी है आपको काफी साइज का। ऐसा कह रहे हैं कि एक्चुअली एक एस्टेरॉइड्स है जो एक साइज ऑफ कार के बराबर है,
कार की साइज का है, जिसका डायमीटर 1.9 से 3.5 मीटर का है, जिसको आप टेम्पोरली कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, या मिनी मून इस टेम्पररी है यहाँ पर, जो धीरे धीरे यहाँ से फिर दूर चला जाएगा, ठीक है, अर्थ की कक्षा से बाहर हो जाएगा। तो पृथ्वी पर नहीं गिर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, घबराइएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी में टॉपिक है, सरोगेसी टॉपिक मैंने अपनी पुस्तिका में, बुक में बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक में दिया है। तो यहां पर क्या है कि यूनियन कैबिनेट ने सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 लाया है। यूनियन कैबिनेट ने सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 लाया है। इसमें क्या नया है उस बारे में हम बात कर लेते हैं। और पीछे भी हमने सरोगेसी बिल के बारे में बात किया था कि राज्यसभा भी इसको पास कर दी है, क्या है इस चीज़ों के बारे में। और लोकसभा ने इसको अगस्त 2019 में पास किया था। तो उसके बाद ही देखिए ये न्यूज़ रहा है, अगस्त के मंथ में करंट अफेयर्स में इसकी चर्चा मैंने आपके साथ की है, एक आध बार और मंथ में आगे भी आया है। इसमें जो प्रोविजन है इसमें क्या था कि ओनली अ क्लोज रिलेटिव ऑफ अ कपल कैन बी अ सरोगेट मदर, जो पहले बोला जाता था। अब ये कह रहे हैं भैया कोई भी हो सकता है, हैड इनवाइटेड, उस चीज का क्रिटिसिज्म में लिया गया है कि ऐसा नहीं जरूरी है कि वो क्लोज मेंबर ऑफ होना चाहिए, जिस बंदे को सरोगेट मदर बेबी चाहिए उनका अपना क्लोज रिलेटिव हो, इसकी बात यहां नहीं होगी, ठीक है। अब यही बिल जो है रिकमेंडेशन जो राज्यसभा के लिए भेजा गया, इसके लिए राज्यसभा वगैरह ने कमेटी बनाई थी, ठीक है। उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि जो कॉमर्शियल सरोगेसी है ना वो पूरी तरह से बैन है, लेकिन अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का मतलब होता है परोपकार। परोपकार का मतलब होता है मान लो किसी के बच्चे नहीं है, वो बच्चा चाहता है तो वहां पर सरोगेसी अलाउ, एटलीस्ट एक बच्चे तो हो उनके, ठीक है। तो उसी के बारे में यहां पर चर्चा है। तो क्या बिल में पॉइंट है देखिएगा, कोई भी महिला जो चाहती है ओके सरोगेट मदर, तो वो सरोगेट मदर कर सकती है, ठीक है। एंड पर्पस क्या है, जैसे मान लीजिए कोई विडो है या कोई डिवोर्स वीमेन है, ठीक है, उसको भी इस प्रोविजन का फायदा मिलेगा। ओके भाई ठीक है, इसके पहले क्या था कि कोई विडो या डाइवोर्स इस तरह की वीमेन नहीं जा सकती, लेकिन अब क्या है, नहीं जा सकती हैं। जैसे इनफर्टाइल इंडियन कोई कपल है, कोई फर्टाइल नहीं है, कोई स्टेराइल है, उसमें फर्टिलिटी की एबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो वही लोग जाते थे। अब कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इस प्रोविजन में बोला जा रहा है कि जो विडो और डाइवोर्स वीमेन है वो भी जा सकती है, लेकिन उनकी एज लिमिट है, उनकी एज लिमिट है। अभी मैं बताता हूं, एटलीस्ट जिनके बारे में बोला जा रहा है विडो या डिवोर्स, जो लोग वीमे डाइवोर्स वगैरह जो जाएंगी वो 35 से 45 वर्ष की महिलाएं हैं जो सरोगेसी के लिए जाएंगी, ठीक है, जा सकती हैं। और बात करते हैं नेशनल सरोगेसी बोर्ड नेशनल लेवल पर, स्टेट सरोगेसी बोर्ड स्टेट लेवल पर, और यूनियन टेरिटरीज लेवल पर वो बनेंगी जो पूरा का पूरा रेगुलेशन और कंट्रोल करेंगी। और एक बात और बताता हूं, जो सरोगेट मदर होगी उसका जो इंश्योरेंस कवर था पहले 16 मंथ का था, अब उसको बढ़ाकर 36 मंथ का करने की बात हुई है, ठीक है, उसको बढ़ाकर 36 मंथ का कर लिया जाए। और ये तो आपको फिर कह रहा हूं कि कॉमर्शियल सरोगेसी तो किसी कीमत पर अलाउ नहीं है, एम्ब्रियो गैमीट्स को बनाना बेचना ये सब चीजें अलाउ नहीं है। सरोगेसी में होता क्या है, यहां पर जैसे एक लेडी होती है जो अपने वोम में अपने दूसरे के बच्चे को डेवलप करती है। अब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो स्टैटिक पार्ट में आता है, तो उसी केसेस में बच्चे को ये अपने वो में डेवलप कर फिर वो दूसरे पेरेंट्स को देती है, तो वही कंसेप्ट हो जाता है सरोगेसी का, ठीक है। चलिए, अब वैसे भी बहुत सारे लोग हैं, हर इंसान चाहता है एटलीस्ट उसके एक आध बच्चे तो हो यार, ठीक है। चलिए, तो अगर किसी को दिक्कत हो रही है, किस तरह की दिक्कतें हैं, तो यहाँ पर चीज़ें आती हैं। फिलहाल 50 मेजर चेंजेस वगैरह हैं, वही चीज़ें फिर ली जा रही हैं, पब्लिक कॉमर्शियल वगैरह, ठीक है। सीधे आइए जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की बात करते हैं। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट काफ़ी पॉपुलर रहा है पिछले एक साल से। तो पिछले साल भी 2019 के प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैंने टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है, पर ऐसा कोई प्रश्न नहीं रहा। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट फिर आपको न्यूज़ में है, फिर सुन लीजिए। करना क्या है कि इसमें पूरा का पूरा है ना एक जीन मैपिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, और करीब इसमें पहले फेज में बोला गया है कि 10,000 लोगों का पूरी जीन मैपिंग हम करेंगे। 10,000 लोगों का जीन मैपिंग करने का प्लान है पहले प्रोजेक्ट में। और ये बोल दिया जीनोम ग्रिड मान लीजिए उसको, जहां उसके सारे डेटा रखे जाएंगे जीनोम मैपिंग करके। जहां पे इस प्रोजेक्ट को जो लेकर आया है वो लिखा भी है, देखिए 238 करोड़ रुपए का जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, जो जिसमें 20 लीडिंग इंस्टीट्यूशंस, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी है बेंगलुरु का, और कुछ IITs हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका डिजिटल डेटा रखना होगा, कंप्यूटर डेटा रखना होगा, तो इन सब का मैनेजमेंट IITs, ISC बैंगलोर ये सब मिलकर करेंगे। ऐसे 20 लीडिंग इंस्टीट्यूशन है जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगे। लीडिंग रोल प्ले कर रहा है ISC सेंटर, है ना, फॉर ब्रेन रिसर्च जो है इसके लिए मेन प्रोजेक्ट है। इसमें करना क्या है, असल में क्या होगा, जब बहुत सारे लोगों के जीनोमिक डेटा रख लिए जाएंगे तो उस जीनोमिक
जीनोमिक डेटा में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, बुरे जीन कौन से हैं, अच्छे जीन कौन से हैं, अच्छे जीन को हम ट्रांसफ़र करके बुरे जीन को इफेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह की जीन थेरेपी पॉसिबल हो सकती है। ओके, हम बेटर ट्रीटमेंट के ऑप्शंस निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए किस जीन की वजह से किसी को कैंसर नहीं होता है, वही केमिकल वगैरह राइस खाने से दूसरों को कैंसर हो जाता है। तो इस तरह की स्टडी कर कर हम काफ़ी हद तक किसी मानव की लाइफ को भी तो बचा सकते हैं, उसी बारे में बात हो रही है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वही सारी चीज़ें, बेटर ट्रीटमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, हम किसी स्पेसिफिक जीन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, जेनेटिक जो वेरिएशंस होते हैं, है ना, किसी एक डिजीज़ में किसी दूसरे डिजीज़ में, तो कहीं ना कहीं हम हेल्थ केयर वगैरह को इम्प्रूव कर और आपकी ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं, आपको एक बेटर ऑप्शन दे सकते हैं। बहुत सारे जीनोमिक सीक्वेंसिंग है जिनके बारे में अगर पता चल जाए तो हम जेनेटिक डिफेक्ट्स को दूर कर लेंगे। और जैसे कहते हैं कि डायबिटीज जेनेटिक है, तो अगर कुछ डायबिटीज को जेनेटिक माना गया है तो उन डायबिटीज के सीक्वेंसेस को बना लीजिए, जेनेटिक सीक्वेंसेस को ढूंढ लीजिए किस जीन की वजह से होता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जीन की सीक्वेंसिंग करनी होगी, जिसको हम कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। और जीनोम सीक्वेंसिंग स्टैटिक पार्ट का ऑप्शन होता है, स्टैटिक पार्ट में पढ़ाया जाता है, जहां पर आपके पूरे इंटायर जीनोम में जो डीएनए के बेस पेयर के क्रम होते हैं, AT, GC, CG, ATF वगैरह के पूरे क्रम को आइडेंटिफाई किया जाता है। मानव में 3 बिलियन बेस पेयर सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है, 3 बिलियन बेस पेयर, ATCG है ना, ये सब करते 3 बिलियन के आसपास होते हैं, इसका 3 × 10⁸ बेस पेयर भी बोल सकते हैं। तो वो सारे सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई कर, उसकी मैपिंग कर, कहीं ना कहीं आपके इवोल्यूशन को, आप कहाँ से आए हैं, आपकी जीनोम्स वगैरह की एडिटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अब मान लीजिए माँ बाप में ही कोई बीमारी है, बच्चे को होने वाली है, तो पहले ही उसका क्या करेंगे, जीन सीक्वेंसिंग, अगर मानव का पता होगा माँ बाप का, तो उसके अंदर से वो टुकड़ा जो जेनेटिक सीक्वेंसेस बेस पेयर का होता है डीएनए का, उसको हटा दीजिए, वहां पे नॉर्मल सीक्वेंस लगा दीजिए। अब उन मदर फादर से जो बच्चे आएंगे उनको बीमारियां नहीं होंगी। ये सब कहीं ना कहीं जीनोम सीक्वेंसिंग से हम जेनेटिक डिफेक्ट को दूर कर रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट है यहां पर। और आगे बढ़िए, हेल्थ डिजीजेस वगैरह में फिर मैं कह रहा हूं जीनोम सीक्वेंसिंग में आपके पेपर में प्रारंभिक परीक्षा में 17-18 में भी क्वेश्चन आया है, 13-14 में भी क्वेश्चन आया है ना। अब इस पर आपको ध्यान देना होगा, अगर स्टैटिक पार्ट आपका तैयार नहीं है तो आप फंसेंगे। जीनोमिक सीक्वेंसेस क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको मानव जीनोम कार्यक्रम आना चाहिए, डीएनए फिंगरप्रिंट समझ में आना चाहिए, सदन ब्लॉटिंग समझ में आना चाहिए। तीनों को जोड़कर तब आप जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक से। हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना न्यूज में रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है, फीमेल्स को, जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं उनको सुरक्षा देना है। उनका हेल्थ इशू है, उनका ट्रीटमेंट इश्यूज है, उनका जॉब नहीं जाएगा, उनको कंपनसेशन मिलेगा, उनको मैटरनिटी लीव मिलेगी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में रिपोर्ट आया है बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट, बेस्ट परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट। तो बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा हैविंग पॉपुलेशंस हैं, है ना, वहां पहले पोजीशन में मध्य प्रदेश है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे पे हरियाणा है। और जहां की पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है उसमें अगर हम बात करें, है ना, एमंग अगर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात करें इसमें, तो आपको मिलेगा दादर नगर हवेली जो कि फर्स्ट पोजीशन पे, उसके बाद हिमाचल है सेकंड पोजीशन पर, और चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़ मत रखिए, है ना, ये हिमाचल इज टू सेकंड एंड चंडीगढ़ एज अ थर्ड पोजीशन। ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं, जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसमें वो इंदौर है, ठीक है, जो नंबर 1 पर है। तो ये कुछ रिजल्ट्स, फिर मैं कह रहा हूं यूपीएससी में इस तरह के डेटा नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप स्टेट पीसेस दे रहे हैं तो आप इस तरह के फैक्चुअल डेटा को ध्यान रखेंगे और फिर जाएंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है वो पूरी तरह से मैटरनिटी बेनिफिट के लिए है। ठीक है, तो मैटरनिटी लीव या लीव जो भी है ना, यहाँ पे एक कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है प्रेग्नेंट वीमेन को या लैक्टेटिंग वीमेन को, जो अपने बच्चे को अभी ग्रोथ होने के लिए केयर कर रही है, लैक्टेटिंग वीमेन उनको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पार्शियल वेज कंपनसेशन भी है जो वीमेन को दिया जाएगा, जो कि चाइल्ड बर्थ के बाद उनका प्रॉपर केयर, प्रॉपर न्यूट्रिशन, फीडिंग प्रैक्टिसेस बच्चों को, है ना, जो फीडिंग होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए, इन सब चीज़ों का केयर करेगा। इसी इशू को लेकर मातृ वंदना योजना के रिपोर्ट्स आए हैं। तो कौन सा स्टेट सबसे बेहतर रहा है, मध्य प्रदेश, कौन सी डिस्ट्रिक्ट सबसे बेहतर रहा है, इंदौर, ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा। असल में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को एक साथ H1N1 वायरस हो गया, स्वाइन फ्लू। तो फिर स्वाइन फ्लू न्यूज में आ गया। अगर आप देखिए 2015 या 16 के आसपास, 15-16 के आसपास यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा H1N1 विषाणु किससे जुड़ा है, तो आंसर था स्वाइन फ्लू। सिर्फ नाम ही पूछ दिया था पेपर में, देखिएगा सीधा प्रश्न।
ओके, इतना आसान प्रश्न तो यूपीएससी में भी कभी नहीं पूछता, लेकिन उन्होंने सीधा दे दिया H1N1 किससे जुड़ा है, स्वाइन फ्लू। H5N1 किससे जुड़ा है, तो वो जुड़ा है बर्ड फ्लू, है ना। H7N1, H9N1, ऐसे बहुत सारे वायरसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन H1N1, H5N1 ज़्यादा पॉपुलर रहा है। तो वही H1N1 का इन्फेक्शन है, और ये असल में इन्फ्लुएंजा वायरस है। अब इन्फ्लुएंजा वायरस भी कई तरह के होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी, ऐसे होते हैं। और ये सबसे कॉमन इन्फ्लुएंजा वायरस है इन्फ्लुएंजा ए टाइप के वायरस, रिस्पिरेटरी टाइप की बीमारियां हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा कोई भी बीमारी हो जनरली वो रिस्पिरेटरी ही समझेगा ज़्यादातर। इसको हम पिग इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, क्योंकि स्वाइन का मतलब पिग ही होता है, या हॉग फ्लू या पिग फ्लू कई नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस तरह के इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो होते हैं कई तरह के होते हैं, उन पे हम चर्चा नहीं करेंगे। इन्फ्लुएंजा H1N1 की जो बात हो रही है, इसमें H और N अलग अलग तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो वायरस के सरफेस पर होते हैं। मैंने आपको पीछे के वीडियोस में बताया था कि वायरस, मान लो ये एक बैक्टीरियोफाज एक वायरस है, तो अंदर एक न्यूक्लिक एसिड होता है, DNA RNA, और बाहर जो होता है वो क्या होता है, वो प्रोटीन होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। तो इसके बाहर जो सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों के मिक्सिंग कंपाउंड, ग्लाइकोप्रोटीन्स, वो कई तरह के होते हैं। जैसे हीमाग्लूटिनिन होता है, जैसे न्यूरामिनिडेज होता है, हीमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज। इसी हीमाग्लूटिनिन से बनता है H, और इसी न्यूरामिनिडेज से बनता है N। मैंने आपको पीछे के वीडियो में बोला था H जो हीमोग्लूटिनिन है वो 15 तरह के होते हैं, H1 से H 15 तरह के, और न्यूरामिनिडेज जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है 9 तरह के होते हैं, N1 से N9। अब जिस जिस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होगा H1N1, तो H1N1 स्वाइन फ्लू बन गया, H5N1 आपका बर्ड फ्लू बन गया, H7N1 ये भी बर्ड फ्लू के लिए आता है, H9N1 ये भी बर्ड फ्लू के लिए आता है। इस तरह करते करते बहुत सारे इन्फ्लुएंजा वायरसेस बन जाते हैं इन ग्लाइकोप्रोटीन्स के नेचर के आधार पर, जो अलग अलग जीवों को अलग अलग तरीके से बीमारी कॉज करते हैं। तो H यहां पर क्या है, हीमोग्लूटिनिन। हीमोग्लूटिनिन क्या करता है, बॉडी के अंदर जो भी आरबीसी होता है उनको क्या करता है, उन सारे के सारे आरबीसी को क्लंप कर देता है ना, मतलब एक तरह से जोड़ के क्लॉटिंग टाइप से कर देता है, बाइंड कर देता है, और वायरसेस को एक जगह के एक सेल दे देता है, बाइंड्स द वायरसेस टू इन्फेक्टेड सेल, ठीक है। तो यही वायरसेस होते हैं यहां पर बाइंड कर इन्फेक्टेड सेल को, मतलब इन्फेक्टेड सेल से यहां पर बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। न्यूरामिनिडेज जो होता है ये एक तरह का, ये भी ग्लाइकोसाइड है जो हाइड्रोलेज एंजाइम है। ये क्या करता है, वायरस पार्टिकल को इन्फेक्टेड सेल से किसी होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। ओके, ये क्या करता है, किसी इन्फेक्टेड बंदे से किसी नॉर्मल सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करने में न्यूरामिनिडेज काम करता है, और हीमाग्लूटिनिन उस सेल के अंदर बाइंडिंग करने का काम करता है जिसके अंदर बॉडी के अंदर जाके उसको स्प्रेड होना है। इस तरीके से H1N1 इफेक्टिव है। और H1N1 आपको और बताऊं, जिसको आप स्वाइन फ्लू कह रहे हैं, ठीक है, जिसको टाइप ए इन्फ्लुएंजा के सब टाइप्स के बारे में कह रहे हैं, ये उन्हीं जानवरों से होकर मनुष्यों में पहुंचा है और फिर मनुष्य से मनुष्य में पहुंचा है। इस तरह करते करते बीमारी आगे बढ़ी है। ओके, आजकल तो आप सुन ही रहे हैं कोरोना वायरस ज्यादा इफेक्टेड है। कोरोना वायरस का वीडियो मैंने पूर्वांचल इसके प्लेटफॉर्म पे 2 वीडियो बनाया है, फिर मैं आपको गुजारिश करूंगा वो दोनों वीडियो देखेंगे, दोनों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां पर इंडिया डेवलप न्यू वैक्सीन टू कंट्रोल क्लासिकल स्वाइन फीवर। क्लासिकल स्वाइन फीवर मनुष्यों में नहीं देखा गया, पहले आप ध्यान रखिएगा, ये न्यूज रहा है। असल में क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च ने, ओके, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर है, उसने विकसित किया है क्या, क्लासिकल स्वाइन फीवर वैक्सीन, यानी क्लासिकल स्वाइन फीवर को कंट्रोल करने का। स्वाइन है तो पक्का जानवरों से जुड़ा, स्वाइन पिग को बोला जाता है, ठीक है। ये एक लाइव एटेन्यूएटेड CSF सेल कल्चर वैक्सीन है, यानी कहने का तात्पर्य है एटेन्यूएटेड कभी भी हो। ओके, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन में भी एटेन्यूएटेड टर्म आता है, पीछे मैंने पढ़ाया। एटेन्यूएटेड का मतलब होता है लेस एक्टिव वायरस, कमजोर विषाणु। तो हमने कमजोर विषाणुओं को यहां जीवों के अंदर डालकर उन जीवों के अंदर क्या करते हैं, इम्यूनिटी देने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर एंटीबॉडी आ जाए। आजकल देखिए से प्लाज्मा थेरेपी चल रही है। प्लाज्मा थेरेपी में क्या है, जो इंसान सही हो जा रहे हैं कोरोना में, उनके शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज की वजह से वो ठीक हुए हैं, उनको प्लाज्मा में से निकाल कर उससे दवा बनाकर फिर उन लोगों के अंदर डाला जाए जिनको कोरोना है। तो जो इम्यून वाले बंदे हैं, उनकी इम्यूनिटी वाले प्लाज्मा को अगर हम निकाल कर बॉडी के अंदर इंफेक्टेड को डालेंगे तो उनके अंदर उसी की दवा की तरह वो काम करेगा और उन लोगों को बचा देगा, ठीक है। यही कंसेप्ट है। तो यहां पर हम एटीन्यूएट यानी कमजोर विषाणु डालकर बॉडी को इम्यून करते हैं। हैवी विषाणु एक साथ नहीं डालते, धीरे धीरे बॉडी इम्यून हो जाती है और फिर वही वायरस अगर इन्फेक्ट करता है तो बॉडी ऑलरेडी इम्यून रहते हैं, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, अब कोरोना वायरस में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ना तो कोई सिम्टम आ रहा है ना तो कोई प्रॉब्लम है, वो लोग नॉर्मल है, लेकिन उन्हीं के साथ रहने वाले जिनमें प्रॉब्लम हो सकती है उनके लिए वो खतरनाक है,
ठीक है, चलिए, तो यही न्यू वैक्सीन है जो इम्यूनिटी, असल में जो पहले वैक्सीन बनाया गया था स्वाइन इस वायरस के लिए, ठीक है, उसकी इम्यूनिटी थी 3 से 6 मंथ की, लेकिन इस वायरस से इम्यूनिटी लगभग 2 साल तक की रहती है। ठीक है, गवर्नमेंट का वन हेल्थ इनिशिएटिव जो लाया गया है उसके अंदर इस तरह के वैक्सीन का निर्माण किया गया है। इसमें क्लासिकल स्वाइन फीवर में बड़े लेवल की हॉक कॉलरा भी बोलते हैं, हॉक है ना, कॉलरा के नाम से भी जानते हैं, हॉक कॉलरा, और ये कंटेजियस वायरल डिजीज है जो डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल में होता है। ठीक है, तो घरेलू और जंगली दोनों तरह के जीवों में होता है और ये ह्यूमन को इफेक्ट नहीं करता। इस बारे में आपको बता दूं, ऐसा कहा जाता है भारत में तकरीबन 22 मिलियन डोजेस की जरूरत है क्लासिकल स्वाइन फीवर वैक्सीन की एवरी ईयर में, जबकि अभी इतनी उपलब्धता नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग एक रैबिट वगैरह है उसके अंदर हम जनरेट कर रहे हैं। होता क्या है, देखो ऐसा है, एक बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे इंटरफेरॉन है, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जैसे यहाँ पर आप एंटीवायरस एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, तो इस सब केसेस में हमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है, एग्जैक्टली कोई स्तनधारी, उसके अंदर हम इस तरह की दवाइयां बनाते हैं और फिर उसकी मल्टीप्लाई करके उन दवाइयों को मानव वगैरह के अंदर डालते हैं। तो वही यहां पर कह रहा है कि इस प्रोडक्शन में 50 डोज बनाए जा सकते हैं फ्रॉम एक रैबिट के स्प्लीन से। स्प्लीन एक ऑर्गन होता है, उसको प्लीहा कहते हैं। ठीक है, जो स्वीपर के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे ब्लड मर जाते हैं उनकी सफाई करता है, ब्लड की सफाई करता है आरबीसी वगैरह के मरने के बाद। तो वही सब बातें हैं जो यहाँ पर फिलहाल ये जानने की जरूरत नहीं कि रैबिट की बॉडी से बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसको किसी जीव में अगर इस तरह का इन्फेक्शन है तो उनको दिया जाता है। तो जितना हमें चाहिए उस हिसाब से उपलब्ध नहीं है। एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो कि लास्ट टॉपिक है, मिसलेनियस में आएगा, मुक्तोश्री आर्सेनिक रेजिस्टेंस राइस। ओके, तो एक आर्सेनिक प्रतिरोधकता वाला राइस यानी धान या चावल बनाया गया है जिसका नाम है मुक्तोश्री। कहां बनाया गया? जहां पर इस तरह की दिक्कत ज्यादा होगी, जहां पे जमीन में या जल वगैरह में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होगी। तो वेस्ट बंगाल सरकार ने राइस रिसर्च सेंटर है ना, वेस्ट बंगाल का एक राइस रिसर्च सेंटर है जिसने मुक्तोश्री नामक एक नया राइस वैरायटी को बनाया है जो आर्सेनिक प्रोन एरियाज में आप लगा सकते हैं, जिन एरिया में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा है। किसने बनाया है? तो राइस रिसर्च स्टेशन चिंसूरा है ना, चिंसूरा में जो स्थापित है, जो वेस्ट बंगाल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है, इन्होंने मिलकर इस तरह के राइस का निर्माण किया है। जहां पर आर्सेनिक होते हैं उन जगहों पर इस तरह के राइस को लगाइए, आपको नुकसान नहीं है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में वैसे भी कहा जाता है कि यहाँ के जल में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा है और करीब 83 ब्लॉक ऐसे हैं 7 डिस्ट्रिक्ट में जहां पर अच्छी खासी मात्रा में आर्सेनिक का स्तर है जो रिकमेंडेड है उससे ज्यादा है। ठीक है, जो नेचुरली प्रेजेंट हाई लेवल ग्राउंड वाटर है ना, नंबर ऑफ कंट्रीज अगर कंट्रीज में देखिए तो बहुत ज्यादा संख्या में कई जगह पे हैं। वैसे भी अगर हम बोलें तो रॉक्स और सॉइल में आर्सेनिक ऑलरेडी अवेलेबल भी होता है। वैसे तो पॉल्यूटेंट्स में भी आते हैं और ये नेचर में भी अवेलेबल हैं। ये काफी हाईली टॉक्सिक होते हैं अगर ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, यानी अकार्बनिक रूप में होते हैं। कार्बनिक का मतलब अगर उस आर्सेनिक के साथ कार्बन का एलिमेंट भी बना हुआ है और फिर उसके कंपाउंड है तो वो खतरनाक नहीं है, लेकिन कार्बन नहीं है तब वो इनऑर्गेनिक कहलाएगा, अकार्बनिक, और वो खतरनाक होता है। WHO ने इसकी रिकमेंडेड वैल्यू बताई है कि ड्रिंकिंग वाटर में 0.01 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। ठीक है, और भारत में हमने इसको 0.05 मिलीग्राम पर लीटर तक अलाउ किया है। कैसे ये ह्यूमन को इफेक्ट करता है फिलहाल आपको बताऊं तो ड्रिंकिंग के थ्रू, पानी के थ्रू, कंटामिनेटेड वाटर है ही है, फूड प्रिपरेशन, इरिगेशन ऑफ फूड क्रॉप्स जो हम कर रहे हैं उनसे पौधों के अंदर आ जाता है और पौधों को हम खाते हैं, हमारे अंदर आ जाता है, यानी खाद्य श्रृंखला से होकर। ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू सबसे ज्यादा आर्सेनिक का एक्सपोजर होता है और ये अगर बड़े लेवल पर आया तो स्किन लेसेंस और कैंसर नामक बीमारियां हो जाती हैं। यहां तक बोला गया है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और डायबिटीज से जुड़ी हैं ये बीमारियां। ओके, ये भी काफी जुड़ी हुई बीमारियां हैं और अर्ली चाइल्डहुड एक्सपोजर्स में अगर आते हैं तो बच्चे के ब्रेन वगैरह के डेवलपमेंट में काफी नुकसान डालते हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि ऑर्गेनिक जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले आर्सेनिक, वो ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, है ना, लेकिन अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाले हैं तो वो कार्सिनोजन होते हैं, वो सीधा कैंसर कॉज करते हैं। तो मुक्तोश्री हमें लगता है कि अब आप भूलेंगे नहीं, जो राइस की वैरायटी है जिसमें जो कि पूरी तरह से आर्सेनिक रेजिस्टेंस इसे किसने बनाया है, तो ये चीज आप नहीं भूलेंगे, गलती आप नहीं करेंगे। सो इसके साथ ही दोस्तों इस मंथ का जो करंट अफेयर्स था फरवरी मंथ का, वो मैंने पूरा कर दिया है। इंग्लिश का मैं जल्दी ही अपडेट करने वाला हूं और इसके बाद हम लोग मार्च मंथ के करंट अफेयर्स में
चर्चा करेंगे। और बहुत ही जल्दी मैं इन्वायरमेंट की सीरीज भी शुरू करने वाला हूँ, जुलाई से लेकर और आगे इन्वायरमेंट की सीरीज में आगे बढ़ेंगे। और वैसे भी यूपीएससी के बारे में बताऊँ तो मैं भी अब बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम अब ये कंफर्म है कि वो डिले होगा, ठीक है। तो अब वो आगे बढ़ेगा, कितना आगे बढ़ेगा अगर मैं अपने हिसाब से जो मुझे दिख रहा है तो कम से कम 45 से 60 डेज का आपको चाहिए टाइम, ओके। क्योंकि अभी पीछे के भी एग्जाम्स हैं जो नहीं हुए हैं, ठीक है। पीछे का एग्जाम मतलब जो 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर जो माइनस मतलब मेंस वगैरह इंटरव्यू था, उसमें भी अभी 8-10 दिन के इंटरव्यू रुके हुए हैं। और हमेशा यूपीएससी जो रहा है वो रिजल्ट देने के बाद ही एग्जाम कराता आया है, ओके। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा जब तक पीछे के इंटरव्यूज वगैरह नहीं दिए जाएंगे। और लॉक पीरियड भी आगे बढ़ रहा है, आप खुद देख रहे हैं, 2 हफ्ते का फिर हो गया। जब तक पूरे राष्ट्र में एक साथ लॉकिंग का प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, ओके, तब तक ये संभव नहीं है। ऑनलाइन ये करा नहीं पाएंगे, क्योंकि गांव वगैरह में अभी तक लोग ऑनलाइन सुविधाएं नहीं ले सकते हैं, और इंटरनेट नहीं उपलब्ध होगा या दिक्कत होगी, इसलिए ऑनलाइन तो हो ही नहीं सकता भारत में। इसलिए आप मान के चलिए कि आपके पास 45 दिन से ज्यादा का समय आपके पास फिर मिल गया है। इसको आप पूरी तरह से उपयोग कीजिए, है ना, लाइए, उपयोग में लाइए और रुकिए नहीं, तैयारी करते रहिए। आपके पास ये बोनस है, अगर आपकी कोई कमी रह जाती है तो आप चलते रहेंगे, ठीक है। बाकी ये सूचना जल्दी ही आपको यूपीएससी की तरह से की जाएगी, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है, अभी तक कहीं लिखित नहीं है, मेरा अपना विचार है कि ये 45 दिन से ज्यादा डिले होगा, एटलीस्ट उससे पहले नहीं कराएंगे, ठीक है। यानी मेरे हिसाब से जो परीक्षा होगी जुलाई में होगी, 15 जुलाई के बाद या अगस्त की शुरुआत में, यही पूरा का पूरा ड्यूरेशन है जो आपको देंगे। और उसके लिए आपको 45 दिन का आपके पास अच्छा टाइम है, 45 दिन से ज्यादा ही टाइम है, तो आप उसको पूरा प्लान करें। बाकी करेस्पॉन्डेंस नोट्स मटेरियल के लिए आप पूर्वांचल आईएएस के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारी जो पूरी कोशिश है, जो हम पूर्वांचल आईएएस को लेकर आपके घरों घरों तक पहुंच रहे हैं, जहां क्वालिटी एजुकेशन हमारा मोटिव, ऐसा नहीं कभी कोई भी कुछ भी पढ़ा दे इस प्लेटफॉर्म पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो पूरी एक इकोनॉमिकल संस्था के फॉर्म में जो हमने फेस टू फेस संस्था ओपन की है, इस समय आपको ऑनलाइन क्लासेस भी देने के लिए प्रतिबद्ध है, ओके, जिससे आप घरों में रहकर आप तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए आप इंस्टीट्यूशंस में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे जो मॉड्यूल कोर्सेज हैं साइंस टेक एनवायरनमेंट वगैरह के भी हम लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्स डिले हो रहा है, तो इसलिए आपकी ज़रूरतें, आपके कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो चीज़ें भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके लिए आप संस्था में फ़ोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सो आइए दोस्त, साथ साथ में लास्ट में मैं आपको बता दूं, आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप पूर्वांचल आईएएस का फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, पूर्वांचल आईएएस का यूट्यूब पर आप हमें सुन ही रहे हैं, और पूर्वांचल आईएएस का टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर रहें, क्योंकि ये जो भी पीपीटीज जो मैं वीडियोस आपको बना रहा हूं, इसकी पीपीटी आपको पूर्वांचल आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पर आपको दे दी जाएगी, आप वहां से सीधा ले सकते हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी, अपना ख्याल रखिएगा, अगले वीडियोस में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सुनते रहिए, स्टे ट्यून विद द पूर्वांचल आईएएस। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, घर के अंदर रहिए, ओके, और खूब बढ़िया डाइट खाइए, और घर के अंदर ही योगा या एक्सरसाइज करते रहिए। चले, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।